नमस्कार दोस्तों, पिछला पार्ट में हमने सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया को समझा था, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को समझा था कि सबसे पहले लिथुआनिया अलग हो जाता है सोवियत संघ से, उसके बाद तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन तो सोवियत संघ की समाप्ति की ही घोषणा कर देते हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि सोवियत संघ का विघटन के पीछे कारण क्या था? ऐसा क्या कारण था जिसके वजह से सोवियत संघ 15 देशों में बिखर जाता है, 15 देशों में बट जाता है, 15 कंट्री में उनका डिवाइड हो जाता है? क्या कारण था, क्या कॉजेस था? तो आज हम सोवियत संघ के विघटन के कारण यानी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कॉजेस को समझेंगे। लेकिन यहां मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा? तो सेकेंड चैप्टर के वीडियो नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर 3 पे जाना है। उसमें आपको सोवियत संघ की कमियां दिख जाएगी, यूएसएसआर के लिमिटेशंस यानी कि ड्रॉबैक्स दिख जाएंगे आपको वहां पर। तो उसमें जो भी कमियां हैं, जो भी सोवियत संघ की कमियां थी, लिमिटेशंस था, उन्हीं कमियों के कारण लोग गुस्सा होने लगते हैं, लोग बौखला जाते हैं, लोग विद्रोह करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं और फाइनली सोवियत संघ 15 देशों में बंट जाते हैं, 15 देशों में टूट जाते हैं, 15 कंट्री में डिवाइड हो जाते हैं। यार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोवियत संघ की कमियां ही सोवियत संघ के विघटन के कारण बनी। यूएसएसआर के लिमिटेशन ही यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कॉजेस बना, रीजन बना। तो आप लोग सेकेंड चैप्टर के 3rd पार्ट में जाइए, जो नहीं देखे हैं वीडियो वो वहां पर जाकर समझिए, वो समझ में आ जाएगा। तो आपको जो सोवियत संघ के विघटन के जो कारण दे रखा है यहां पर, रीजन्स फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, ये जो टॉपिक दे रखा है वो बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो क्या क्या है देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला तो कम्युनिस्ट पार्टी के वर्चस्व को दिखा रखा है। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, उसका बोलबाला होता है। इसके अलावा इसके हम आलोचना नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें होता है। तो आप उसमें जो 3rd पार्ट है उसमें समझ जाएंगे। हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये सारी चीजें सोवियत संघ के विघटन के कारण है, दोबारा से लिख रखा हूं, तो उसमें अगर आप देख लेते हो वीडियो तो समझ में आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब बारी आती है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम की, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। कि जब सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाते हैं, 15 देशों में बिखर जाते हैं, जब यूएसएसआर 15 कंट्री में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो इसका प्रभाव विश्व पर क्या पड़ता है, इसका इंपैक्ट वर्ल्ड पर क्या पड़ता है, इसका परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, तो इसको हम समझेंगे, एक एक करके टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है पॉइंट, शीत युद्ध की समाप्ति, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। पहले तो ये आप लोग बताओ कि दुनिया में कितने दबंग थे उस समय? 2 दबंग थे। पहला यूएसए, दूसरा यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। शीत युद्ध किन 2 दबंगों के बीच में हो रही थी? तो इनके ही बीच में हो रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। यह बात क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में जब शीत युद्ध हो रही थी, जब दोनों दबंग था तब ना हो रही थी। अगर अब यूएसएसआर टूट गई है, कब? 1991 में। कब टूट गई? 1991 में टूट गई, बिखर गई, बर्बाद हो गया, या सोवियत संघ देश नामक अब कोई नहीं रहा, 15 देशों में बट गया था। तो क्या होगा? शीत युद्ध, यूएसए शीत युद्ध किसके साथ लड़ेगा? कोई भी देश तैयार नहीं था। तो ये युद्ध यही समाप्त हो जाता। ये बात आई समझ में कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, आजा भाई, दूसरी दुनिया का पतन, द
कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है, दूसरी दुनिया का क्या मतलब है? तो फर्स्ट चैप्टर में हमने समझा था। एक बार मैं थोड़ा सा मैप पर दिखाने की कोशिश करूंगा, याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि क्या था ये। देख लो, ये है आपका दूसरी दुनिया। ये जो ग्रीन कलर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये कौन सी दुनिया है? पहली दुनिया। ये जो येलो कलर वाला आपको पार्ट इसमें मैप में दिख रहा है, ये कौन सी है? दूसरी दुनिया। और ये जो रेड कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये है तीसरी दुनिया, यानी कि थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। तो ये तीन दुनिया में बटी हुई थी। और ये तीन दुनिया क्यों बटी, ये तीन दुनिया में क्यों बटी हुई थी, ये इसका क्या कारण था, तो ये समझना है आपको, तो फर्स्ट चैप्टर समझना पड़ेगा, तो वहां पे जाना। तो ये जो दूसरी दुनिया थी, जिसका हेड यूएसएसआर था। कौन था? यूएसएसआर। जब यूएसएसआर जो इसका कप्तान होता है, जो हेड होता है, वो खत्म हो जाता है, जब ये 15 देशों में बट जाता है, तो क्या होता है, इसके साथ ही साथ दूसरी दुनिया का भी पतन हो जाता है, क्योंकि अब इसका कैप्टन बनने का ताकत किसी में नहीं होता है, इसका हेड बनने का ताकत किसी में नहीं होता है। सीधा कहें तो अमेरिका को आंख दिखाने का ताकत, अमेरिका के साथ झगड़ा करने का ताकत, अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होता है। इसलिए ये बिखर जाता है, टूट जाता है, ये भी, यानी कि इसका भी पतन हो जाता है। ये बात समझ में आई? ये पीछे चला गया। बच्चे लोग बोले क्या करे हो सर आप? शीत, पहला पॉइंट क्या था? शीत युद्ध की समाप्ति। पहला परिणाम क्या निकला? शीत युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरा, दूसरी दुनिया का पतन हो गया, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद है नए देशों का उदय। जब सोवियत संघ टूट जाता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 15 पार्ट में, यानी कि 15 देशों में डिवाइड होता है, 15 देशों में बट जाता है। तो दुनिया में पहले कितने देश, इन सब देशों को मिलाकर 15 के 15 देशों को मिलाकर कितने देश थे? केवल एक। लेकिन जब एक बिखर जाता है, जब एक बर्बाद हो जाता है, तो फिर दुनिया में कितने देश आ जाता है? 15 देश। कितना देश? 15 देश आ जाता है। ये बताइए समझ में? तो दुनिया में 15 देश आ जाता है, नए देशों का उदय होता है। उसके बाद CIS का गठन, फॉर्मेशन ऑफ CIS, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूल। ये बार बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका गठन होता है जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जब सब अकेला पड़ जाता है, तब नहीं ताकतवर देश जो होता है जब रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब मिलकर क्या कहता है कि यार हम सबके सब अकेले हो गए हैं और यूएसए को हम सब ने मिलकर बहुत परेशान किया है, तो वो हमें खोज ही रहा होगा, मौका तलाशी रहा था और उसको मौका मिल चुका है। ये मौका गंवाना नहीं चाहेगा, वो हमें कभी भी आके पीट देगा। ये बात आई समझ में? वो कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। इसलिए क्या करता है, वो सबके सब एक गठबंधन बना लेता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बना लेता है कि संकट के समय में या जब कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ? तो इसी से CIS का गठन हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ CIS। उसके बाद है हथियारों की होड़ की समाप्ति। किसके बीच में हो रहा था? शीत युद्ध, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। जब ये बहुत अच्छा रॉकेट बना लेता था, तो ये भी उससे अच्छा बनाने की कोशिश करता। जब ये बहुत अच्छा बम बनाता, तो ये भी उससे अच्छा बम बनाने की कोशिश करता था। दोनों का ध्यान किस पे आ गया था? केवल और केवल हथियारों पर, आर्म्स पे आ गया था, वेपन्स पे आ गया था। इसलिए ये दोनों पिछड़ते जा रहे थे, क्योंकि जिस देश में, ध्यान रखना, जिस देश में ज्यादा खर्चा सेना पर करेगा, जिस देश में ज्यादा खर्चा आर्मी पे होगा, वेपन्स में होगा, हथियारों पर होगा, वो देश पिछड़ेगा ही पिछड़ेगा। क्योंकि वो देश किस पे नहीं ध्यान दे रहा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बीमारी, महामारी, इन सब पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये बात आई समझ में? ये दोनों हथियारों की होड़ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये टूट जाता है तो इसको कंपटीशन करने वाला कोई नहीं आता है, तो ये भी रोक देता है। तो हथियारों की होड़ की समाप्ति हो जाती है। ये जो आर्म्स रेस हो रहा होता है, उसका एंड हो जाता है। तो पहला पॉइंट क्या था? शीत युद्ध की समाप्ति। बोलो, शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरा, दूसरी दुनिया का पतन। क्या है? दूसरी दुनिया का पतन। तीसरा, नए देशों का उदय। क्या है? नए देशों का उदय। उसके बाद CIS का गठन। क्या है? CIS का गठन। उसके बाद हथियारों की होड़। क्या है? हथियारों की होड़ की समाप्ति। क्या है? हथियारों की होड़ की समाप्ति, यानी कि एंड ऑफ द आर्म्स रेस। बोलो, एंड ऑफ द आर्म्स रेस। फॉर्मेशन ऑफ CIS, राइज ऑफ न्यू कंट्रीज। उसके बाद द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड और है एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ये टॉपिक पॉइंट्स याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस।
सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर, यानी कि जो सोवियत संघ होता है, जब सोवियत संघ टूट जाता है, जब बर्बाद हो जाता है, तो सोवियत संघ के पास जो परमाणु हथियार था, एटॉमिक बम था, वो किसके पास जाएगा? सोवियत संघ तो 15 देश में डिवाइड हो गया, तो 15 के 15 देश तो कहेंगे ही कि मुझे दे दो बम, मुझे दे दो बम, लेकिन किसके पास जाएगा? सोवियत संघ के पास जो वीटो पावर की शक्ति थी, सुरक्षा परिषद में यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में, माफ करना, सुरक्षा परिषद में यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सदस्य थे, वो जो स्थायी सदस्य थे, जिनको उसको वीटो पावर मिला हुआ था सोवियत संघ को, तो जब सोवियत संघ हट गया तो वो वीटो पावर, वो परमानेंट मेंबरशिप यानी कि जो सदस्यता थी, वो किसको दिया जाएगा? वीटो पावर किसको? दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। सबसे पहली बात, सोवियत संघ के पास जो परमाणु हथियार था, एटम बम था, वो किनको दिया जाएगा? 15 देशों में से। दूसरा, सोवियत संघ को जो वीटो पावर मिला हुआ था, वो वीटो पावर या फिर सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता मिली हुई थी, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई थी, वो मेंबरशिप या वो सदस्यता किसको देगी? 15 देशों में से। आए समझ में? तो फाइनली तय हुआ कि वो किसको देगा? रूस को देगा। किसको देगा? रूस को। किसको? रूस को, यानी कि रसिया को। जैसे कोई राज्य है, उसका किंग होता है, किंग जब मर जाएगा तो उसका अगला राजा कौन होगा? तो किंग ये पहले तय करके जाता था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा होगा। तो देखो, उत्तराधिकारी आई समझ में, कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं खत्म हो जाऊंगा, तो मेरा जितना भी संपत्ति है, जो भी राज है, वो सब के सब किसके पास चला जाएगा? उसके बेटे के पास चला जाएगा। इसी प्रकार जब सोवियत संघ खत्म हो गया, तो उसका जितना भी चीजें थी, जो परमाणु हथियार हो गया, वीटो पावर हो गया, वो सब के सब किसके पास चला गया? रूस के पास। यानी कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश कौन था? रूस था। यह बात आगे समझ में बहुत अच्छे तरीके से आगे होगी। अगला पॉइंट देखो, एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड, कि मैं फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बता चुका हूं कि जब विश्व में दो दबंग होंगे, दो दबंग, एक दबंग ये है, एक दबंग ये है, जब विश्व में दो दबंग होंगे तो वो विश्व कैसा होगा? दो ध्रुवीय विश्व कहलाएगा, क्योंकि सेंटर पावर का सेंटर, शक्ति का, ताकत का सेंटर दो जगह है, तो दो ध्रुवीय विश्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दो ध्रुवीय विश्व, यानी कि बायोपोलर वर्ल्ड। क्या कहलाएगा? बायोपोलर वर्ल्ड। ये बात आई समझ में? लेकिन दो दबंग कौन थे उस समय? एक था यूएसए। कौन था? यूएसए। और दूसरा था यूएसएसआर। कौन था? यूएसएसआर। लेकिन 1991 में क्या होता है? यूएसएसआर टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बाकी कौन रह जाता है? यूएसए। तो अब कितने ध्रुव में रह गया विश्व? केवल एक ध्रुव, यूनिपोलर। समझ में आ गई? क्योंकि ताकत का सेंटर, केंद्र, जो सेंटर होता है, वो कितना हो गया? केवल एक। समझ में आ गई? यानी कि जब विश्व में दबंग एक होंगे, महाशक्ति एक होंगे, तो यूनिपोलर दो होंगे, तो कितने हो गए? एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो गया, बिगिनिंग ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड, क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो जाता है और अमेरिका को टक्कर देने वाला देश बाकी नहीं रह जाता है। ऐसा कोई भी देश नहीं होता है जो अमेरिका को टक्कर दे सके ताकि उसके कंपटीशन हो सके। ऐसा कोई भी विश्व में देश नहीं होता है, और केवल अमेरिका ही दबंग बन के रह जाता है। और अभी तक कौन है? अमेरिका ही हमारा दबंग है, और हम सब अमेरिका के लगभग हम सब अमेरिका के अनुसार ही चलते हैं, उसके पॉलिसी पर, उसी की नीतियों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ये बात आई समझ में? तो वर्तमान में कितने दबंग है? केवल एक। कौन है? अमेरिका है। यानी कि महाशक्ति कौन है? अमेरिका। सुपर पावर कंट्री अमेरिका है। उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हमने चर्चा किया था। क्या चर्चा यह किया था फर्स्ट चैप्टर में कि एक टीम ये थी जिसे पूर्वी गठबंधन कहा जाता था, ईस्टर्न अलायंस कहा जाता था। एक टीम ये थी येलो कलर वाला, इसको पश्चिमी गठबंधन कहा जाता था, यानी कि वेस्टर्न अलायंस कहा जाता था। यह टीम पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रखा था, यह टीम साम्यवादी व्यवस्था को अपना रखा था, यह टीम कैपिटलिज्म को अपना रखा था, यह टीम कम्युनिज्म को अपना रखा था। यानी कि जो यूएसए होता है वो कैपिटलिज्म को अपनाया था, और जो यूएसएसआर होता है वो कम्युनिज्म को अपनाया था। ये हमने पहले भी पढ़ चुका।
अब जब विघटन हो जाता है, ये देश टूट जाता है, इसके टीम का लीडर कोई नहीं रहता है, तो इस पर प्रभाव किसका आ जाता है? यूएसएसआर का। किसका प्रभाव हो जाता है? यूएसए का, अमेरिका का। किसका हो जाता है? अमेरिका का। किसका प्रभाव आ जाता है? अमेरिका का। तो अब क्या करेगा अमेरिका? बोला कि सोवियत संघ में मतलब ये इस देश में जो भी साम्यवाद अपना रखा था, अब क्या अपनाएगा? कैपिटलिज्म अपनाएगा। तो इन सब देशों में फिर जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, टूट जाता है, फिर इन सब देशों में क्या हो जाता है? पूंजीवाद को अपनाया जाता है, पूंजीवाद को थोपा जाता है, कैपिटलिज्म को थोपा जाता है, और ये सब के सब कैपिटलिज्म को अपनाते हैं। तो क्या हो रहा है? पूंजीवाद का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? पूंजीवाद का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ये बात आई समझ में? तो पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार, ये पॉइंट्स है, ये याद रखेंगे। पहला पॉइंट शीत युद्ध की समाप्ति, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। दूसरा पॉइंट दूसरी दुनिया का पतन, यानी कि द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। तीसरा नए देशों का उदय, 15 देश जो आता है, राइज ऑफ न्यू कंट्रीज। उसके बाद CIS का गठन, फॉर्मेशन ऑफ CIS। उसके बाद हथियारों की होड़ की समाप्ति, एंड ऑफ द आर्म्स रेस। उसके बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बनता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पॉइंट। तो रूस कौन बनता है? रूस, यानी कि सक्सेसर ऑफ द USSR कौन है? रशिया है। उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, यानी कि बिगिनिंग ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि विश्व में कितने दबंग रह जाता है? केवल एक, वो है अभी अमेरिका। उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। क्लियर? तो हम अपने ये MCQ क्वेश्चन है उस पर देख लो एक बार, जो इंपॉर्टेंट है MCQ, बार बार पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी वीटो पावर किसे दी गई, यानी कि हु वाज गिवन वीटो पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR। ऑप्शन नंबर ए है रूस, यानी कि रशिया, बी है लिथुआनिया, सी है यूक्रेन, और डी है बेलारूस। जो भी आंसर सही आपको लगता है, इसका हमने डिस्कशन अभी जस्ट किया था, तो वो हमें कमेंट करके बताए कि कौन सा आंसर सही है इसमें। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वैसे, तो ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में।